हेलो बच्चों, हेलो एवरीबॉडी, कैसा है सब। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र, है ना। इसके पहले हमने चैप्टर जो 4 है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, इसके सभी टॉपिक को कवर करते हुए वीडियो बनाया है ना। तो आज हमने टॉपिक लिया हुआ है परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र। इसके साथ साथ हम देखेंगे टोराइड का भी चुंबकीय क्षेत्र, है ना। परिनालिका और टोराइड क्या होता है इसको पूरा डिटेल बताएंगे, क्या होता है, इसकी बनावट कैसे होती है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे हम निकालेंगे। तो ये चुंबकीय क्षेत्र हम निकालेंगे एम्पियर के परिपथी नियम के सहायता से, है ना। एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है इसको हमने इसके पहले के वीडियो में आपको पूरा डिटेल बता दिया है, अच्छे से समझा दिया है। आपके बोर्ड के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज उसका हम अनुप्रयोग मतलब उसका यूज करके हम परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र और एक और टॉपिक आएगा टोराइड का चुंबकीय क्षेत्र, उसको हम निकालेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक शेयर कमेंट अवश्य करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं परिनालिका। परिनालिका क्या होती है? एक लंबी कुंडलिनी होती है, हेलिक्स, है ना। जैसे कुंडली नहीं कहते इसको, कुंडली कहें तो हम जैसे ये इस प्रकार ऐसा लपटाया हुआ है, इसको हम कुंडली कहते हैं। एक ही जगह वायर को बार बार इस प्रकार लपेट दे तो वो कुंडली है। पर कुंडलिनी का मतलब है ये ऐसे, तार को वृत्तीय आकार में मोड़ा गया है, बहुत पास पास इसके फेरे हैं, पर ये फेरे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये परिनालिका है। इसको लपेटने के लिए क्या लेते हैं यहाँ पर? चीनी मिट्टी, एस्बेस्टस, या है ना कोई भी कुचालक पदार्थ जनरली। मतलब परिनालिका को बनाने के लिए क्या करते हैं, एक बेलनाकार पदार्थ लिया जाता है। जैसे ये पेन कौन से आकार का है? बेलनाकार, थोड़ा सा मोटा भी ले सकते हैं, पतला भी ले सकते हैं। तो ये बेलनाकार पदार्थ है, ये चीनी मिट्टी या एस्बेस्टस का बना होता है, अंदर से खाली भी हो सकता है। इस पर तांबे के तार के बहुत सारे पास पास फेरे, है ना। और तांबे के किस प्रकार के तांबे के तार? तांबे के विद्युत रोधी तार। विद्युत रोधी तार से मतलब है तार के ऊपर एक पतला सा लेयर होता है कुचालक पदार्थ का, जिससे तार को एक दूसरे के ऊपर ऐसे लपेटेंगे तो वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं आता है, ठीक है। तो इस प्रकार एक लंबी बेलनाकार चीनी मिट्टी या एस्बेस्टस का खोखला या ठोस भी हो सकता है, जिस पर तांबे के बहुत सारे विद्युत रोधी फेरे लपेटे जाते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है। तो ये क्या होता है? परिनालिका है। यदि हम एक आदर्श परिनालिका की बात करें, लंबाई बहुत अधिक होती है और त्रिज्या बहुत अल्प होती है। मतलब परिनालिका की त्रिज्या की तुलना में उसकी लंबाई है वो अत्यधिक होती है, ठीक है। तो ये तो वो परिनालिका। और एक्चुअली जो परिनालिका है ये एक विद्युत चुंबक होता है। क्या होता है? विद्युत चुंबक। जैसे इसमें जो धारा ऐसे जा रही है, ठीक है, और ये इस प्रकार से ये ऐसे गया है, इस फेरे में ऐसे, है ना, ऐसे जाकर ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अब विद्युत चुंबक है तो इसमें भी दो ध्रुव बन जाता है। दो ध्रुव मतलब N और S यहां पर भी बनेंगे। तो दो ध्रुव N और S बनेंगे तो कौन सा ध्रुव N होगा और कौन सा ध्रुव S होगा, इसकी हमें पहचान करनी होती है। तो उसके लिए अब इसमें दो सिरे हैं, पहला सिरा हुआ और ये दूसरा सिरा। दोनों सिरे पर से देखते हैं। जैसे इसमें ये ऐसे, ठीक है, ये तार मतलब पीछे से आया और ऐसे गया, ठीक है। ध्यान से समझना इसको। तार इसमें ऐसे पीछे से आया, वो धारा पीछे से आ रही है और आगे की तरफ, फिर पीछे ऐसे। तो इस सिरे में धारा कैसे बह रही है? यहाँ पर क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, ठीक है। तो क्लॉकवाइज धारक दिशा बह रही है
तो ये हो जाएगा एस। ठीक है। अब यदि आप इस सिरे की बात करोगे, इस सिरे में मतलब इस सिरे में कैसे बह रहा था, इधर था तो ऐसे, तो यहां पर भी तो ऐसे ही रहेगा। पर अब इस सिरे को आप देखोगे, इस सिरे को यदि आप देखते हैं तो ये कैसे हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ऐसे बनाएंगे इसको, तो ये सिरा है वो एन ध्रुव बनेगा और ये सिरा है वो एस ध्रुव बनेगा। तो इस प्रकार जो प्रणालिका होता है वह एक दंड चुंबक के समान होता है, उसमें भी एन और एस दो चुंबकीय ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है। और दंड चुंबक के साथ इसकी तुलना भी है, इसको भी यदि धागे से बांध कर लटका दिया जाए तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाएगा, है ना। ये अस्थायी चुंबक है, जब तक इसमें धारा प्रवाहित होता रहेगा तब तक चुंबक का गुण रहेगा, धारा प्रवाह को बंद कर देंगे चुंबक का गुण खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ इसमें क्या विशेष बात होती है, जैसे दंड चुंबक की बात करते हैं तो दंड चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व ज्यादा होता है, उसके ध्रुवों पर चुंबकत्व अधिक होता है, जबकि इसके ध्रुवों पर चुंबकत्व है कम होता है, इसके बीच वाले भाग में चुंबकत्व है वो ज्यादा होता है। ठीक है। चलिए प्रणालिका को थोड़ा सा और हम डिटेल देखते हैं, इसके चुंबकीय क्षेत्र वगैरह की बात करते हैं, है ना। प्रणालिका के चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं, क्योंकि हमें इसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है ना। जैसे ये तो थोड़ा सा ऐसे बना दिया जाए, ठीक है। ये इस प्रकार तार इसमें आया है ऐसे, ये इस प्रकार से धारा आ रही है। ठीक है। तो तार के चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, ये ऐसे। मतलब ये तार इधर से आकर, तार मतलब उसमें लपटाया हुआ है, तो उस तार के आधार पर है ना, यहां पर इसकी तुलना में उलट जाएगा ये। ठीक है। तो यहां पर ये देखिए, ये सभी का एक तरफ है, प्रणालिका के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं यहां पर इस प्रकार होंगी लगभग। बाहर है ना, इसके अंदर जो तीव्रता है वो एक समान, क्योंकि प्रणालिका थोड़ी सी लंबी होती है, यह लंबी प्रणालिका के लिए जो बाहर तीव्रता है, जैसे यहां पर की तीव्रता, यहां पर सभी तीव्रता का यह सदिश योग होगा। ठीक है। बाहर तीव्रता अल्प होता है, और यदि बहुत लंबी प्रणालिका हो तो बाहर में, जैसे इसको हम y कहें, यहाँ पर को x कहें, यहाँ पर x पर एक समान, y पर लगभग 0। एक आदर्श प्रणालिका यदि हम लें, है ना, एक आदर्श प्रणालिका के लिए उसके बाहर में चुंबकीय क्षेत्र है वो या तो अत्यंत अल्प या लगभग 0 के बराबर होता है, जबकि इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो एक समान होती है। ठीक है। क्लियर है। तो ये तो हमने देखा पूरा प्रणालिका के बारे में। अब इसका चुंबकीय क्षेत्र के लिए तीव्रता, एम्पियर के परिपथी नियम का यूज करके, ये मान लो लंबी प्रणालिका है,
इसको नाम भी दे सकते हो आप ए बी सी डी या पी क्यू आर एस, जो भी, ठीक है। इसमें डॉट मतलब तार यहां से आ रहा है बाहर की तरफ, इसमें क्रॉस तार यहां पर अंदर जा रहा है पीछे की तरफ, ठीक है। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान, बाहर में 0, यहां पर जो B है वो एक समान, ठीक है। प्रणालिका के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n और प्रत्येक फेरे में धारा I प्रवाहित होती है, ठीक है। प्रत्येक फेरे में धारा I प्रवाहित होती है। इसमें एक ये A B C D, माना A B C D एक क्या है यहां पर, आयत। कल्पना कर रहे हैं एक आयत है जो किसके जैसा कार्य करेगा, एम्पियर लूप की तरह कार्य करेगा। एम्पियर लूप की तरह कार्य करेगा। क्यों कार्य करेगा? क्योंकि हम एम्पियर के परिपथी नियम का यूज करेंगे यहां पर। तो एम्पियर के परिपथी नियम में क्या होता है, एक एम्पियर लूप मतलब एक बंद भाग होना चाहिए। तो यहां पर ए बी सी डी एक बंद है, इसके पहले में वृत्तीय आकार में आया था, ठीक है। इसमें आप चाहो तो एक अल्प पार्ट यहां से यहां तक एक भाग सीधा ऐसे 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 4 भाग में इसको चल सकते हैं। अतः परिपथी नियम से है ना, परिपथी नियम से यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन हमको करना है। बी डॉट डी एल इक्वल टू पहले ए टू बी, बी डॉट डी एल, फिर बी टू सी, फिर सी टू डी। बहुत सिंपल है, डी टू ए, ठीक है। मतलब क्या किया है यहाँ पर, ये जो छोटा सा सर्कल इसमें लगाते हैं, वृत्त लगाते हैं ना, ये बंद वक्र के लिए हो जाता है। तो इस बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का हम रेखीय समाकलन कर रहे हैं। तो इसको 4 भागों में बांट दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसलिए इसमें वृत्त वाला चिन्ह नहीं लगाएंगे क्योंकि ये एक छोटे से भाग के लिए, ए टू बी, बी टू सी। और मान लो हम ए टू बी की लंबाई कितना लेकर चलते हैं, आयत की लंबाई को x लेकर चलते हैं, ठीक है। आयत की लंबाई को x लेकर चल रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र यहां पर इस दिशा में है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये चारों समाकलन का वैल्यू निकालना है और चारों समाकलन के वैल्यू को निकाल कर इसमें हमें रख देना है, ठीक है। अब पहला समाकलन ए टू बी, बी डॉट डी एल। डी एल यहां पर इसमें कोई छोटा सा पार्ट हो सकता है। यदि हम इस भाग की बात कर रहे हैं ए टू बी, तो डी एल उसमें एक छोटा सा अल्पांश होगा। तो यहां पर अल्पांश और डी एल एक ही दिशा में, इसलिए थीटा का वैल्यू क्या होगा यहां पर, 0। बी डॉट चलो एक बार लिख लेते हैं ऐसे,
cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है ना। b की दिशा जिस तरफ है dl की दिशा भी उसी तरफ है, तो b और dl क्या हुआ यहाँ पर समांतर, मतलब इस केस में b समांतर dl, इस कारण से थीटा का वैल्यू 0 हुआ, cos 0 1 हो गया, इतना बचता है। या इसको और एक स्टेप लिख दें, b तो बाहर आ जाएगा क्योंकि b तो सब जगह एक समान है, कांस्टेंट है, ये a टू b dl, ठीक है। तो dl एक छोटे से भाग की लंबाई यहां से यहां तक, और a टू b करेंगे मतलब a से b तक की लंबाई कितनी हो जाएगी x, तो ये हो जाएगा bx, ये पहला इंटीग्रेशन का वैल्यू। जो पहला समाकलन चिन्ह है उसका वैल्यू यहां पर इतना होगा, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 1 भी दे सकते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 1 हमारा ये हो जाएगा पहला इंटीग्रेशन। अब चारों को निकालना है, पहला निकल गया, 3 और बचा हुआ यहां पर, b टू c b डॉट dl, तो ये b टू c b dl cos 90, ठीक है। b डॉट dl मतलब b dl cos थीटा लिखेंगे, थीटा की वैल्यू 90, ये ऐसे है, dl इसमें इधर होगा, मतलब इस केस में b और dl लंबवत होगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए यहां पर इंटीग्रेशन b टू c b डॉट dl cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, ये सेकंड, ठीक है। है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके बोर्ड क्लास के दृष्टिकोण से, और बहुत सिंपल है, कोई कठिनाई मेरे ख्याल से इसमें नहीं आ रही बिल्कुल अभी तक। तो अब थर्ड इंटीग्रेशन लेते हैं। थर्ड इंटीग्रेशन क्या है, c टू d dl इक्वल टू, थर्ड जो पार्ट है सी डी, ये प्रणालिका के पूरा क्या है बाहर है, ठीक है। सी डी है वो प्रणालिका से पूरा बाहर है, बाहर में b का वैल्यू क्या है 0, तो डायरेक्ट 0 हो गया, है ना। इसके लिए कारण लिख सकते हैं b का वैल्यू यहां पर 0 है। अब बचता है यहां पर लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या है यहां पर, d टू a d टू a, यहां पर भी जो ये वाला पार्ट है ये और ये दोनों लंबवत हो गए, तो b dl cos 90 यहां पर भी कारण लिख सकते हो, ये लंबवत होगा। जो सेकंड वाला रीजन था ना, सेकंड का रीजन था वही सेम रीजन, ठीक है। इस प्रकार क्या आता है आपके पास, d टू a b डॉट dl इक्वल cos 90 0 नंबर 4, ठीक है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो समीकरण। अच्छा, इसको समीकरण नंबर नहीं दिए थे ना, चलो इसको दे सकते हैं हम, समीकरण कुछ भी दे सकते हैं अपने अनुसार। समीकरण फर्स्ट ऐसा वाला दे दो, रोमन नंबर का दे दो, रोमन नंबर का, या आप चाहो तो क्रम से इसको 1 फिर इसको यहां तक पहुंचोगे तो 5, ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कौन सा, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये बस बचा है, इसका वैल्यू कितना है b और x, ठीक है। इसका वैल्यू है bx। अब इसको समीकरण नंबर दे दो 5। अब लगाओ इसमें एम्पियर के परिपथी नियम से,
एम्पियर के परिपथी नियम से लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो, ठीक है, म्यू जीरो, और उस बंद वक्र से घिरी कुल धारा, बंद आयत यहां पर है ना, आयत लिख रहा हूं तो बंद लिखने की मुझे आवश्यकता नहीं है। आयत ए बी सी डी से घिरी कुल धारा, मतलब एम्पियर का परिपथी नियम है कि बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र से घिरी हुई कुल धारा का म्यू जीरो गुना होता है, ठीक है, म्यू जीरो। तो यहां से यहां तक, ये बंद वक्र यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक कुल धारा, तो यहां से यहां तक कितना लंबाई है इसका, x, ठीक है। तो ध्यान, शुरू हमने लिखा था एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, n, तो x लंबाई में फेरों की संख्या nx, एक फेरे मतलब प्रत्येक फेरे में धारा कितना है, i, तो nx फेरे में धारा कितना होगा, nxi। एक बार और सुन लो, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है तो x लंबाई में फेरों की संख्या nx होगा, ये टोटल फेरे हो गए, प्रत्येक फेरे में धारा i है तो nx फेरे में धारा कितना होगा, nxi, nxi। ये हुआ समीकरण नंबर 6। अब 5 व 6 से समीकरण 5 और 6 दोनों का ये लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड, तो दोनों का राइट हैंड साइड को इक्वल कर देते हैं, bx बराबर म्यू जीरो nxi, x कैंसिल हो जाएगा तो b इक्वल टू म्यू जीरो। तो ये परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र, b इक्वल टू म्यू जीरो ni। बाकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाहिने हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से हम दे सकते हैं। तो इस प्रकार है ना, इस प्रकार यहां पर निकाला जाता है परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर के परिपथी नियम का यूज करके। अब हम देखेंगे धारावाही टोराइड का चुंबकीय क्षेत्र। टोराइड क्या होता है, एक, जैसे हमने अभी परिनालिका देखा तो परिनालिका मतलब क्या हुआ, लंबी कुंडलिनी ऐसा। अब इसी लंबी कुंडलिनी को ऐसे वृत्ताकार मोड़ दें तो वो बन जाता है टोराइड, है ना। जैसे ये इस प्रकार का एक वृत्तीय फ्रेम ले सकते हैं, इसमें चीनी मिट्टी का या एस्बेस्टस का जैसे परिनालिका बनाने के लिए सीधा लंबा लिया जाता है, और इसमें तार को इस प्रकार ऐसे लपेट दें, ये तार इसमें लपटाए हुए हैं, ये ऐसे, ठीक है। तो सिरा रहित एक कुंडलिनी यहां पर हो जाती है, ये वृत्तीय छल्ला कह सकते हैं, ठीक है। इसको और दूसरा बनाना चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं, है ना। ये है ना, इसमें सब में डॉट और अंदर इसमें भी उतना ही रहेगा जितने बाहर है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे। इसमें क्या रहेगा, क्रॉस, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर है, मान लो इसकी त्रिज्या हम क्या लेकर चलते हैं, r। औसत त्रिज्या बाद में लेंगे, अभी हम इसके अंदर कोई बिंदु P लेते हैं जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है
है ना। टोराइड क्लियर हो गया ना। टोराइड मतलब एक वृत्तीय फ्रेम है, उस पर तांबे के विद्युत रूसी तार के अनेक फेरे पास पास यहाँ पर इसमें लपेटे गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके फेरों की संख्या है। ये इसका केंद्र है, इसमें जो दिख रहा है वो यहाँ पर, या इसको ऐसे ये पॉइंट भी यहाँ पर हम ऐसा रह सकते, दोनों एक ही डायग्राम है ना। तो हमें टोराइड का चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर निकालना है, किसकी सहायता से? एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से। तो पॉइंट P पर एम्पियर का परिपथीय नियम लगाना है, तो R त्रिज्या का क्या करते हैं, यहाँ पर एक इस प्रकार वृत्त हमको लेना पड़ेगा। तो ये वृत्त यहाँ पर क्या होगा? एम्पियर लूप होगा। ठीक है, इसके बाहर हम चुंबकीय क्षेत्र को 0 मानकर या लेकर चलेंगे लगभग। यहाँ पर अंदर में तो जब इस भाग की बात करेंगे तो इस भाग में तो कोई घिरी हुई धारा है ही नहीं, तो यहाँ पर भी शून्य हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, मतलब इस पार्ट में भी चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर 0। हमें इसके अंदर बस निकालना है, इस वाले भाग में, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र हमें कैलकुलेट करना है कितना होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट P है ना। इसमें धारा मान लो इस प्रकार बह रही है। ठीक है, तो यहां पर जो धारा नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है। ये जो दिख रहा है यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मतलब B की दिशा, और यहां पर यदि हम dl लेते हैं तो भी वैसे ही हो। बिंदु P पर जो अल्प अवयव dl लेंगे उसकी दिशा और B की दिशा समान होगी। पूरा डिटेल इसके बारे में आपको शब्दों में लिखना पड़ेगा कि माना एक टोराइड है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, इसके प्रत्येक एकांक लंबाई पहले जैसा में फेरे n है, प्रत्येक फेरे में धारा I है ना, प्रत्येक फेरे में धारा I है, त्रिज्या R है, प्रणालिका के अंदर P एक बिंदु है ना। यहाँ भी इसकी त्रिज्या बहुत ज़्यादा होती है इसकी मोटाई की तुलना में, है ना। इसकी जो मोटाई है वो बहुत कम होती है। तो है ना, अब यहाँ पर B डॉट dl इक्वल टू क्या होगा? B dl cos थीटा होता है, B dl cos 0, है ना। B और dl समांतर है यहाँ पर, इसलिए cos क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, इसको थोड़ा और यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। cos 0 1 हो गया, B को बाहर कर देते हैं dl। तो इस प्रकार इंटीग्रेशन B डॉट dl का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। इंटीग्रेशन B डॉट dl का जो वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा? dl इस वृत्त में छोटा सा लंबाई है, इसका समाकलन हो रहा है, मतलब इस पूरे वृत्त में जितने भी dl होंगे सबके लंबाई का योग, मतलब परिधि, है ना। ये B और इसका वैल्यू कितना हुआ? 2 पाई r। एम्पियर के परिपथीय नियम से इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल टू μ0। ठीक है,
तो ये आर त्रिज्या का वृत्त इसके अंदर है ना। आर त्रिज्या के वृत्त से घिरी धारा तो μ0 इंटू है ना, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है ना। इस आर त्रिज्या के वृत्त की लंबाई कितनी होगी? 2πr होगी, सिंपल सी बात। एकांक लंबाई में n फेरे हैं तो 2πr इंटू क्या होगा? n इंटू क्या होगा? i। इतनी लंबाई है और ये एकांक लंबाई फेरों की संख्या, तो कुल फेरे इतने हुआ। एक फेरे में धारा i है तो कुल धारा कितना होगा? इतना होगा 2πr ni। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को हम इक्वल कर देंगे क्योंकि दो बराबर है। तो राइट हैंड साइड b बराबर b इंटू 2πr इक्वल टू μ0 इंटू 2πr इंटू ni। ये कट जाएगा μ0 ni। वही रिजल्ट आता है जो किसके लिए था? प्रणालिका के लिए। प्रणालिका के अंदर जैसा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आती है यहाँ पर भी वैसे ही आता है। और यदि माध्य त्रिज्या r हो तथा कुल फेरे n कैपिटल N हो, उस केस में स्मॉल n बराबर क्या हो जाएगा? ऐसा, ठीक है। तो यहां से ये b का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? μ0 n i अपान μ0 n i अपान 2πr। ठीक है, μ0 n i अपान 2πr। तो इस प्रकार बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। नहीं समझ आया तो एक बार दो बार प्रैक्टिस कीजिए एग्जाम के लिए या टेस्ट के लिए, तो बिंदास हो जाएंगे आप। आपको हमेशा के लिए वो याद रहेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टोरॉइड और प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र निकालना। और यदि आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।